वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीए तृतीय वर्ष की इस क्लास में आज हम ये देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ भारत में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा और उसमें क्या बदलाव आए। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो शिक्षा का ढांचा था वो किस प्रकार से अंग्रेजों ने बदला, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न राज्यों को जीतकर राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर ली, इन दोनों सत्ताओं की प्राप्ति के बाद भी इस कंपनी का कभी यह उद्देश्य नहीं रहा कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए या शिक्षा प्रणाली में कुछ दशक से पिया जाए। चूंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, इसलिए कंपनी की बजाय शिक्षा के जो प्रयास किए गए वो अधिकतर व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने किए। हम यह जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो केवल व्यापारी ही नहीं आए, बल्कि कई इतिहासकार, अन्वेषणकार और शोधार्थी भी आए जो भारत को जानना चाहते थे, भारत के इतिहास को जानना चाहते थे, भारत की शिक्षा संस्कृति को जानना चाहते थे। उन लोगों को भारत की जानकारी प्राप्त करनी थी, इसलिए उन्होंने भारत की शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रयास किया और अपनी शिक्षा पद्धति को भारतीयों से परिचित कराने का भी प्रयास किया। तो ये सब व्यक्तिगत स्तर पर हुआ। इस क्रम में कौन कौन से प्रमुख अभ्यास हुए ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1781 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था, उसने अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की। अरबी और फारसी, मुगल काल में फारसी भाषा राजकीय भाषा हुआ करती थी, इसलिए यदि मुगलों की शासन पद्धति को समझना है तो फारसी का अध्ययन करना जरूरी है। और जो फारसी भाषा का जो आधार है या उसका जो स्रोत है वो अरबी से है, क्योंकि इस्लाम का जो अधिकतर साहित्य है वो अरबी भाषा में है। इसलिए दोनों का अध्ययन करके वो नए निष्कर्ष निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कलकत्ते में एक मदरसे की स्थापना की। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव आया वो लाया सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी का यह उद्देश्य था कि एशिया अर्थात पूर्व के समाजों का अध्ययन किया जाना। एशिया के जो समाज है उनका अतीत क्या है और उनका किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, इसके बारे में जानना है। इसलिए इस एशियाटिक सोसाइटी में विलियम जोन्स ने अपनी पूरी टीम के साथ कई भारतीय ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया। जैसे विल्किंस के द्वारा गीता का या भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो विभिन्न भारतीय ग्रंथों को संस्कृत से निकाल करके अंग्रेजी या दूसरी यूरोपीय आधुनिक भाषाओं में ट्रांसलेट कर रहे थे, ताकि वो उस ज्ञान को अपने देश तक पहुंचा सके और वो स्वयं उसको गहराई से समझ सके। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जब 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि के बाद में भारत में कंपनी को सीधा सीधा प्रशासन संभालना था। प्रशासन संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत थी। इस प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम में कॉलेज की स्थापना की। हमें जानते हैं कि फोर्ट विलियम जो किला है वो कोलकाता में अंग्रेजों ने बनाया था। यह जो कॉलेज था, इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत की जो समाज और संस्कृति है उसको जानना पहचानना, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं उनको काम भारत में करना है, तो उससे पहले भारत को जानना, ये एक प्रकार का ओरिएंटेशन होता था। ये थोड़े समय तक चला, 1807 में इसको लंदन ट्रांसफ़र कर दिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो वास्तविक प्रयास किया गया था वो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। इस चार्टर एक्ट में 1,00,000 रुपए का अनुदान गवर्नर जनरल के हाथ सौंप दिया कि गवर्नर जनरल 1,00,000 रुपए खर्च कर सकता है। किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा में क्या रहेगा? यदि वो पुराना साहित्य है उसका पुनरुद्धार करना चाहता है, स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देना चाहता है, या फिर वो दर्शन और साहित्य की नई खोज करना चाहता हो, दर्शन और विज्ञान के बारे में कोई काम करना हो, तो उनको 1,00,000 रुपए का अनुदान गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से दे सकता था। राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक अंग्रेज मित्र डेविड हेयर के साथ मिलकर के 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका यह उद्देश्य था कि देश में जो उच्च शिक्षा है उस उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी होना चाहिए और सिलेबस भी इंग्लिश या पाश्चात्य होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के पाश्चात्य पद्धति पर बल देने के लिए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सरकार ने कोलकाता, आगरा और बनारस में संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की। संस्कृत कॉलेजों की स्थापना इसलिए की क्योंकि यदि प्राचीन भारत को जानना है तो संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना भारत को नहीं जान सकते हैं। इसलिए कोलकाता में, आगरा में और बनारस में संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की गई। इन सब व्यक्तिगत प्रयासों और 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में भारत में कुछ अंग्रेजी विद्वान ऐसे थे जिनके मन में यह विचार आ रहा था कि भारत में यदि शिक्षा पद्धति हो तो कैसी होनी चाहिए। उस शिक्षा पद्धति के स्वरूप को लेकर के विवाद पैदा हो गया, जिसको इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है। आंग्ल का मतलब अंग्रेजी है, प्राच्य का मतलब पूर्व है। तो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन होना चाहिए या अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन होना चाहिए या पूर्व के साहित्य का अध्ययन होना चाहिए, इस विषय पर विवाद हो गया। यह विवाद किस प्रकार से हुआ और उसका निवारण किस प्रकार से हुआ ये देखते हैं अपन। एक लोक शिक्षा के लिए सामान्य समिति बनी हुई थी जो गवर्नर जनरल के अंडर में काम करती थी। उस सामान्य समिति में 2 गुट हो गए। एक गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का पक्षधर था। वो ये कहता था कि जो सिलेबस होना चाहिए वो पाश्चात्य होना चाहिए और लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए वो भी पाश्चात्य होना चाहिए। जबकि दूसरा है वो प्राच्य विद्या का संरक्षक था। प्राच्य विद्या का मतलब है प्राचीन विद्या। प्राचीन विद्या अर्थात पूर्व की विद्या जिसमें संस्कृत, फारसी, अरबी इन भाषाओं का अध्ययन हो और साहित्य के रूप में भारतीय दर्शन, संस्कृति, इतिहास और विज्ञान का विकास हो। तो प्राच्य और आंग्ल दोनों भाषाओं या शिक्षा पद्धतियों के 2 प्रकार के समर्थक उस समिति में आ गए। जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे उनका नेतृत्व प्रिंसेप और विल्सन ने किया और उनका यह तर्क था कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को भारतीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। अर्थात सिलेबस में तो भले ही वेस्टर्न हो लेकिन जो मीडियम है वो भारतीय होना चाहिए। उनका यह तर्क था कि यदि पाश्चात्य ज्ञान और विचार भारत के संपर्क में आएंगे तो भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो वो ये देख रहे थे कि भारत की संस्कृति को थोड़े समय के लिए जीवित रखना जरूरी है क्योंकि इसका एक अलग महत्व बनता है। दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनमें थे मुनरो और एल्फिंस्टन। तो मुनरो और एल्फिंस्टन चाहते थे कि मीडियम भी पाश्चात्य हो और सिलेबस भी पाश्चात्य हो और इनका सबका समर्थन किया लॉर्ड मेकाले ने, जो कुछ कहता था कि अरबी, फारसी और संस्कृत जो साहित्य है वो रूढ़िवादी है और संकुचित है, इसलिए उसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसके स्थान पर पाश्चात्य विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। विलियम बेंटिक जो 1833-35 में गवर्नर था, उसने उसकी जो एक विधि काउंसिल थी, जो लॉ बनाने वाली काउंसिल थी, उस विधि काउंसिल में मेंबर हुआ करता था लॉर्ड मेकाले। उस लॉर्ड मेकाले को लाकर के उस लोक शिक्षा समिति का प्रधान बना दिया
लोक शिक्षा समिति में पहले से 2-2 के गुट में बंटे हुए थे और लॉर्ड मैकाले को एक और अपॉइंटमेंट कर दिया। तो लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य आंग्ल शिक्षा का समर्थन करते हुए उसने भारतीय भाषा और साहित्य की आलोचना की और मैकाले ने कहा कि हम भारतीयों को पाश्चात्य विचार, साहित्य, इतिहास और दर्शन बनाना चाहते हैं ताकि ऐसा एक वर्ग तैयार हो जाए जो रक्त और रंग से तो भले ही भारतीय हो, लेकिन विचार और नैतिक मानदंडों और प्रवृत्तियों में बिल्कुल अंग्रेज हो। यानी बाहर से भले ही वो भारतीय दिखे, लेकिन उसका सोच करने का जो तरीका है, चिंतन करने का जो तरीका है, वो अंग्रेजों के जैसा होना चाहिए था। अर्थात काली चमड़ी वाले अंग्रेज पैदा करना चाहता था। और मैकाले ने आदेश दिया कि सरकार भविष्य में यूरोपीय साहित्य पढ़ाएगी और वो अंग्रेजी माध्यम के द्वारा पढ़ाएगी और जो 1 लाख रुपए का जो अनुदान देना है वो भी केवल और केवल आंग्ल शिक्षा संबंधी खर्च किया जाना चाहिए और स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी को बनाना चाहिए। तो ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जिसको आज भी हम मैकाले शिक्षा सिद्धांत कहते हैं, उस मैकाले के शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे पढ़े लिखे काले अंग्रेज, एक पूरा वर्ग जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा, वो तैयार हो गया। नेक्स्ट, अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी लगभग लॉर्ड मैकाले के समय अस्तित्व में आया। इसका क्या अर्थ होता है? अधोमुखी निषेधन अर्थात ऊपर से डालो और नीचे छन छन करके जाएगा। ये सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षा है वो केवल उच्च वर्ग को देनी चाहिए और जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने आप अपने से निम्न वर्ग को शिक्षा देगा, फिर वो अपने से निम्न वर्ग को शिक्षा देगा। इस प्रकार से शिक्षा है वो छन करके अगले वर्ग में जाएगी। सरकार सभी लोगों को शिक्षित करने के बजाय केवल उच्च वर्ग की शिक्षा पर खर्च करे, बाकी उच्च वर्ग की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जन साधारण तक ये शिक्षा पद्धति को पहुंचाए। यह अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा पद्धति के विकास के लिए इस सिद्धांत को लागू किया, अपनाया। लेकिन यह योजना पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकी क्योंकि उच्च वर्ग ने जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसने सोच के विपरीत जन सामान्य को शिक्षित करने के बजाय अपने नौकरी पेशे पर अधिक ध्यान दिया और अपने सुख सुविधाएं इकट्ठी की और वो एकांकी हो गए। तो सरकारी पद प्राप्त करने के बाद में वो अपने शिक्षित करने वाले कर्तव्य से विमुख हो गए और अंग्रेज जो शिक्षित व्यक्ति थी उसकी विचारधारा में बदलाव आ गया। वह दूसरे लोगों को सिखाने समझाने के बजाय वो स्वयं ही अपनी आजीविका को बढ़ाने में लग गए। तो इस प्रकार से उन्होंने उच्च वर्ग के लिए अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य को पढ़ाया। उससे देशी साहित्य और देशी भाषाओं की अवहेलना हुई और उनका दिनों दिन अवसान हुआ, वो गर्त में चली गई। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अधोमुखी निषेधन का सिद्धांत भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को सही तरीके से भारत में लागू नहीं कर सका। आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सरकार के स्तर पर शिक्षा संबंधी सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या इस प्रकार से कोई कमेटी, आयोग या घोषणाएं की गई जिसका भारत के शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम बदलाव आए। थैंक यू।